चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का अगला चैप्टर, अगला यूनिट बोलिए, है ना। हमने 2 यूनिट पढ़ ली, उनमें से एक था सिंपल मशीन एंड लीवर, दूसरी यूनिट थी यूनिट, और तीसरा कह सकते हो कि यूनिट एंड मेजरमेंट दूसरी यूनिट थी, और तीसरी यूनिट जो स्टार्ट हो रही बच्चा उसका नाम है मास वेट एंड डेंसिटी। तो याद रखना ये हमारी यूनिट नंबर 03 है, मास वेट एंड डेंसिटी। अब जब भी कभी हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं, इस यूनिट की बात करते हैं मास वेट एंड डेंसिटी, तो इसके अंतर्गत हम लोगों को 4 तरह के चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। उनमें से 4 तरह के पहले चैप्टर का नाम क्या है सर? पहले चैप्टर का नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चा द्रव स्थैतिकी। ध्यान रखना, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसे हिंदी में बोलते हैं द्रव स्थैतिकी। मतलब जब भी कभी द्रव स्थिर होगा तो सारी घटनाएं हम इसमें पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे, कह सकते हो कि CBT 2 में, वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग से पूछे गए थे। इसमें हम लोग बॉयंसी है और उसके अलावा किसी भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो सब आता है। फ्लूइड डायनेमिक्स, इसमें हम लोग वो सारे के सारे द्रवों के बारे में पढ़ते हैं जो गतिशील होते हैं। मतलब कहने का ये है कि गतिशील द्रवों के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं सर? फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ओके, जबकि ग्रेविटेशन में, ये भी इसका चौथा चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें भी बहुत सारे टर्म पूछे जाते हैं, जैसे कि स्मॉल जी के बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती है। स्मॉल जी कब बदलेगा कब नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। केपलर के नियम हो गया, उसके अलावा आपका ग्रेविटेशन लॉ हो गया। तो मास वेट डेंसिटी इस तीसरी यूनिट में 3-4 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, और इस 4 चैप्टर में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, उस चैप्टर का नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको पहले फ्लूइड स्टैटिक्स में बता दूं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले। फ्लूइड स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हम लोग स्थिर द्रव के बारे में पढ़ते हैं। सर स्थिर द्रव जैसे कि हमारा डेंसिटी के बारे में पढ़ लेंगे, है स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, विस्कोसिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और भी जो प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से हमारा कह सकते हो सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक पॉइंट आपको समझ में आएगा इस चैप्टर का। अगर मैंने कोई भी चीज बोली, मतलब किसी तत्व में पानी ऊपर चढ़ जाता है, पारा नीचे उतर आता है, ऐसा मैंने आपसे बोला, तो ऐसा क्यों होता है इसके पीछे का भी पूरा लॉजिक आपको पता चलेगा। इस बात को याद रखिएगा, ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं होगा जो आपको लगे कि मैंने जल्दीबाजी में बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 फ्लूइड स्टैटिक्स। हिंदी मैंने बताया द्रव स्थैतिकी। अगर मैं पूछूं कि बताइए इसकी हिंदी क्या है, तो हिंदी में आप डाल लेना इसको द्रव स्थैतिकी। ठीक है, चलिए अब इसकी पहली हेडिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है घनत्व, डेंसिटी। तो सब लोग पहली हेडिंग डालेंगे डेंसिटी किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ऐसा नहीं कि हमने जल्दीबाजी में कोई चीज पढ़ी, डेंसिटी डिटेल में समझेंगे। अब बात ध्यान से सुनते रहना। देखो बच्चे, जब भी कभी आपसे डेंसिटी की बात की जाती है कि बताइए घनत्व क्या होता है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, तो कहना सर देखो सर जो डेंसिटी होती है मतलब जो घनत्व होता है सर वो 2 तरह का होता है। घनत्व याद रखना 2 तरह का होता है। सबसे पहले घनत्व को क्या बोलते हैं, तो सबसे पहला घनत्व बोला जाता है मास डेंसिटी। इसको हिंदी में द्रव्यमान घनत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी पहला डेंसिटी है, और दूसरी डेंसिटी का नाम होता है सर वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी सर ये दूसरी डेंसिटी है। सुनते रहना सब लोग। सर इसके हिंदी नाम भी बता दीजिए, मैं हिंदी नाम बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। मास डेंसिटी मतलब द्रव्यमान घनत्व, और वेट डेंसिटी मतलब भार घनत्व। ठीक है, तो घनत्व कितने तरह के होते हैं? डेंसिटी 2 तरह की होती है, एक मास डेंसिटी, एक वेट डेंसिटी। कहना सर हमने तो सिर्फ एक ही डेंसिटी पढ़ी थी, द्रव्यमान बटे आयतन। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, बट जो आप द्रव्यमान बटे आयतन पढ़ते हो ना वो मास डेंसिटी पढ़ते हो, आप लोग वेट डेंसिटी छोड़ देते हो। लेकिन कई बार जब वेट डेंसिटी से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर गलत हो जाता है हमारा, है ना। अब सुनो सर, मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है? मास डेंसिटी वही है जो बचपन में आपने पढ़ा था, रो। इस बात को याद रखना। सर मास डेंसिटी को रो से शो करते हैं, और इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होगा, इकाई आयतन का द्रव्यमान सर उसे मास डेंसिटी बोला जाएगा। इकाई आयतन का द्रव्यमान सर ये मास डेंसिटी कहलाएगा। ये है तुम्हारा मास डेंसिटी। याद रखिएगा, इकाई आयतन का जो द्रव्यमान है
उसी को हम लोग मास डेंसिटी कहते हैं। डेट मीन्स रो बराबर m/v। परिभाषा यहां लिखिएगा, इकाई आयतन का द्रव्यमान, द्रव्यमान घनत्व, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी। ठीक है, तो बच्चा इकाई आयतन का द्रव्यमान, इकाई आयतन का द्रव्यमान द्रव्यमान घनत्व होता है। सुनना है सर? ठीक है, तो इकाई आयतन का भार बताइए क्या हो जाएगा? कहना इकाई आयतन का भार क्या हो जाएगा? सर इकाई आयतन का जो भार होगा उसे बोला जाएगा भार डेंसिटी, यानी भार घनत्व। परंतु भार डेंसिटी को गामा से शो किया जाता है। किससे? गामा से। तो याद रखना, इकाई आयतन का जो भार होगा उसे बोला जाएगा भार डेंसिटी, वेट डेंसिटी। और ध्यान रखना इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है गामा बराबर W/V। दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। मैं फिर से बता दूं, m/v मास डेंसिटी, इकाई आयतन का द्रव्यमान, द्रव्यमान घनत्व, इकाई आयतन का भार, भार घनत्व, W/v भार घनत्व। ठीक है, दो तरह की डेंसिटी। सर मात्रक बताइए। डेंसिटी का मात्रक होता है, यानी मास डेंसिटी का हो जाएगा ऊपर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, नीचे वॉल्यूम का मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर वेट अपॉन वॉल्यूम, सर ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। गामा बराबर W/v, यानी न्यूटन पर मीटर क्यूब। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके सर, अब यहां पर एक और पॉइंट बताना, सुनना ध्यान से। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको हिंदी में भी कंफ्यूजन ना हो। मास डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं, द्रव्यमान घनत्व। और वेट डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कह देना भार घनत्व बोलते हैं, भार घनत्व बोलते हैं। क्लियर? अब मैं एक बात और बताता हूं, रो और गामा इन दोनों में रिलेशन भी बनाया जा सकता है। कैसे सर? देखो, W बराबर होता है mg, भार बराबर mg। सर जैसे तुमने mg कहा तो m/v क्या है? सर m/v क्या है? रो है। अगर m/v रो है, हाँ तो आगे तो g था। तो गामा और रो में संबंध आता है, गामा और रो में संबंध आता है, गामा बराबर रो जी। तो मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। वो रिलेशन क्या होता है? गामा इक्वल टू रो जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बताइए, यहां तक बात सब क्लियर है? अच्छा सर, यहां तक चलो बात समझ में आ रही, बहुत बढ़िया बात आ रही, मजा आ रही है समझ में। अब एक छोटी सी बात आप और कहीं पर लिख लीजिए ना, ये जो वेट डेंसिटी है ना, इकाई आयतन का भार या भार घनत्व हिंदी में, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसे बोला जाता है स्पेसिफिक वेट। ध्यान रखना, इसी का एक नाम, अन्य नाम होता है स्पेसिफिक वेट। हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट भार। क्या बोलते हैं हिंदी में? विशिष्ट भार। तो ये इसका एक अलग से नाम है, कई बार हमसे एग्जामों में पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए कि भार घनत्व का एक अगला नाम होता है स्पेसिफिक वेट, यानी आप कह सकते हो विशिष्ट भार। तो हमने डेंसिटी समझा, दो तरह की डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी m/v, वेट डेंसिटी W/v। लेकिन इसके बाद हम लोग को करना क्या है? सर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की डेंसिटी होती है, उनके मान आप लोगों को याद करने हैं। जैसे कि आपको पानी की डेंसिटी हो रही है, पारे की डेंसिटी हो रही, इनकी मान क्या है ये भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। देखो एक बात बताइए, आपको पानी की डेंसिटी याद करनी होगी, मैं याद कराता हूं। आपको पारे की डेंसिटी याद करनी होगी, उसके अलावा आपको तेल की डेंसिटी याद करनी होगी, उसके अलावा आपको बर्फ की डेंसिटी याद करनी होगी, आपको बर्फ की डेंसिटी याद करनी होगी, उसके अलावा आपको पेट्रोल की डेंसिटी याद करनी होगी। तो नहीं ना सब लोग? उसके अलावा आपको पानी हो गया, पारा हो गया, तेल हो गया, बर्फ। सर आपको स्टील की डेंसिटी याद करनी होगी, स्टील भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चा, स्टील। उसके अलावा आपको कांच की डेंसिटी याद करनी होगी, उसके अलावा आपको लकड़ी की डेंसिटी याद करनी होगी, उसके अलावा आपको हवा की डेंसिटी याद करनी होगी। देखो पूरा का पूरा जब हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ते हैं ना बच्चा, तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैं डेंसिटी के माध्यम से ही समझा सकता हूं, बिना डेंसिटी के नहीं समझा सकता, इस बात को याद रखना। तो डेंसिटी, जैसे कि मैं पृष्ठ तनाव जब आगे समझाऊंगा, तो पृष्ठ तनाव समझाने के लिए मुझे डेंसिटी तो समझना पड़ेगा, बिना डेंसिटी की मदद से मैं पृष्ठ तनाव नहीं समझा सकता। ठीक है,
तो कुछ डेंसिटी याद कर लेते हैं, जैसे कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है, कहना पानी डेंसिटी 8000 और आधे मात्रा क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। चेक कीजिए। ओके, उसके बाद बताइए पारा की डेंसिटी कितनी होती है। सर पारे की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 13.6 × 10⁻3, जिसे आप बोलते हो 13600, जिसे आप बोलते हो 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तेल याद रखिएगा, तेल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, पानी की 8000 थी और तेल की 850। अच्छा, तेल की डेंसिटी बहुत कम होती है, पानी से कम होती है, इसलिए तो देखो तेल हमेशा पानी के ऊपर होता है। कभी आप पानी में तेल की ऐसे एक बूंद डालिए तो वो ऊपर ही फैल जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, है ना। बर्फ की डेंसिटी बताइए कितनी होती है, कहना बर्फ की डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। बर्फ की डेंसिटी सर पानी की डेंसिटी से कम होती है, बर्फ की डेंसिटी पानी डेंसिटी से कम होती है, इसलिए तो बर्फ पानी में तैरता है। पेट्रोल, पेट्रोल की डेंसिटी बताइए कितनी होती है, कहना पेट्रोल की डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पेट्रोल की। सर स्टील, बच्चा स्टील की डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा होती है, 7850 किलोग्राम। स्टील की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, देख लो, है ना। इसके बाद कांच, कांच की डेंसिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम लोग बर्तन मानेंगे वो सारे सारे कांच के ही मानेंगे, और जब बर्तन ही कांच का मानना है तो भाई डेंसिटी वो कर दो 2500 होती है। लकड़ी, लकड़ी पानी में तैरता है, लकड़ी डेंसिटी सिर्फ 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कहीं आपको 650 भी लिखा हुआ मिल सकता है, उसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए, 600 या 650। हवा, हवा की डेंसिटी कितनी होती है, सर हवा की डेंसिटी होती है 1.22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इतने सारे सब्सटेंस की आपको डेंसिटी याद करके रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद करनी ही करनी है। ओके, तो ये सारी डेंसिटी याद कर लीजिए ना, मैं एक बार पढ़ देता हूं जल्दी से। पानी डेंसिटी 8000, पारे की 13600, तेल की 850, बर्फ की 900, पेट्रोल की 750, स्टील की 7850, कांच की 2500, लकड़ी की 600, हवा की 1.22 किलोग्राम पर मीटर। ओके, तो मैंने देखिए हर तरह की डेंसिटी आपको बता दी। अब आगे की बात सुनिए। सर डेंसिटी तो आपने बता दी, लेकिन इस डेंसिटी पर कौन कौन सी बातें इफेक्ट डाल सकती है, सर वो भी बताइए। तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूं, इफेक्ट मतलब डेंसिटी पर कौन कौन इफेक्ट डाल सकता है। कौन कौन क्या, हम लोग दो चीजों का इफेक्ट यहां देखने वाले हैं। इनमें से एक इफेक्ट देखने वाले टेम्परेचर का, एक इफेक्ट देखने वाले प्रेशर का। मान लीजिए किसी द्रव का तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बहुत ध्यान से सुनना, और या किसी द्रव का तुमने क्या बढ़ा दिया, प्रेशर। तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है तुम्हें यह बताना है ना। देखो जब भी कभी मैं एरो ऊपर की ओर लगाऊं, समझ जाना वो चीज बढ़ रही है, जब भी कभी एरो मैं नीचे की ओर लगाऊं, समझ जाना वो चीज घट रही है। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, सुनना ध्यान से, और वो लिक्विड को मैं गर्म कर दूं, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो उसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है। भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सर डेंसिटी का मतलब होता है कि कौन कितना घना है। तो जो घना है कह सकते हो कि उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, सर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। प्रेशर बढ़ाइए, तो प्रेशर बढ़ाने से उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर का प्रभाव, प्रेशर का प्रभाव डेंसिटी पर किस तरह से पड़ता है, यह बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। बताइए समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, किसी तरह का कोई वो नहीं है ठीक है। चलिए तो ये हमारा ओवरऑल हो गया डेंसिटी के बारे में। बट अभी खेला खत्म नहीं हुआ। डेंसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को मिक्सिंग और पढ़नी चाहिए। अब मिक्सिंग पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ समझाई जाती है। तो मैं एक खाली स्लाइड ले रहा हूं और इस खाली स्लाइड में मैं अलग अलग तरह की लिक्विड को बना के दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने किसी द्रव की दो सरफेस बना दी। मान लीजिए ये मेरे पास दो द्रव की सरफेस है, एक ये पहला द्रव और ये तुम्हारा दूसरा द्रव।
मैंने यहां दो द्रव की सरफेस बना दी। तो हमेशा आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो द्रव की डेंसिटी ज्यादा होती है वो हमेशा नीचे होता है, और जिस द्रव की डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर होता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए मैंने दो द्रवों को मिलाया, उनमें से एक है तुम्हारा तेल और एक है तुम्हारा पानी। एक तुम्हारा क्या है सर? एक तुम्हारा है तेल और दूसरा क्या है सर? दूसरा है पानी। तो आप मुझे बताइए तेल और पानी के कॉम्बिनेशन में कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे? कहना सर तेल की डेंसिटी तो 850 होती है, पानी की तो 1000 होती है। पानी की 1000 होती है, यानी पानी और तेल के कॉम्बिनेशन में पानी नीचे रहेगा और तेल कहां रहेगा? तेल सब ऊपर रहेगा। बताइए, पानी और तेल के कॉम्बिनेशन में पानी नीचे रहेगा, तेल कहां रहेगा? ऊपर। समझ रहे हैं ना सब लोग? बताइए, समझ रहे हैं ना? चलिए सर, अगर ये कॉम्बिनेशन न करके कोई और कॉम्बिनेशन करते, मैंने कर लो। मान लीजिए अगला कॉम्बिनेशन मेरा पानी और पारे का होता, पानी और पारा। तो आप मुझे बताइए पानी और पारे का कॉम्बिनेशन होता तो कौन नीचे कौन ऊपर? कहते पारे की डेंसिटी 13600 होती है, बहुत होती है भाई। पारे की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मतलब पारा और पानी में से पारा नीचे रहेगा और पानी कहां रहेगा? ऊपर। एकदम आसान, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम इजी, कुछ करना ही नहीं है यार, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। चलिए सर, एक दो लिक्विड और ले लेते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए ले लेता हूं पेट्रोल और पानी को। तो एक बात बताइए, पेट्रोल की डेंसिटी कितनी होती है? कहना पेट्रोल की डेंसिटी होती है 750। सर पेट्रोल की डेंसिटी 750 होती है और पानी की 1000। तो पेट्रोल और पानी का कॉम्बिनेशन लोगे तो पानी तुम्हारा नीचे, पेट्रोल तुम्हारा ऊपर। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी सर वो हमेशा ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा। तो मैंने एक दो कॉम्बिनेशन लेके आपको बताया भी। कई बार देखो आपने अक्सर एक चीज देखी होगी, फिल्मों में भी देखी होगी कि पानी के तालाब में ऐसे पेट्रोल डाल दिया जाता है, ऐसे माचिस छुआ दी जाती है, पेट्रोल जलने लगता है, पानी भी उसका कुछ नहीं कर पाता। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पेट्रोल में पानी डाला जाता है तो पेट्रोल ऊपर होता है, और पेट्रोल ऊपर होगा, पेट्रोल को जला दोगे जल जाएगा, क्या दिक्कत है भाई? पानी से उसे क्या मतलब है कि नहीं? तो पेट्रोल और पानी में हमेशा पेट्रोल ऊपर होता है। अब ये तो रही दो लिक्विड की बात, ये रही दो लिक्विड की बात। लेकिन कई बार क्या होगा कि लिक्विड के साथ हमारी कोई कह सकते हो कि सरफेस आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास ये लिक्विड की सरफेस है, बहुत ध्यान सुनना, मैंने इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया है ना। इधर मैंने मान लिया पानी, मतलब यहां पर मैंने पानी मान लिया, और यहां पर क्या मान लिया सर? यहां पर मैंने मान लिया पारा। यहां पर पानी और यहां पर क्या मान लिया? पारा। मैंने दो लिक्विड को, मतलब एक ये इधर पानी भरा, इधर पारा भरा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं इसमें कोई सॉलिड बॉडी डुबोऊं तो क्या होगा। मान लीजिए सॉलिड बॉडी बर्फ है, तो कहेगा पानी की डेंसिटी 1000, बर्फ की 900। बर्फ की डेंसिटी कम है, इसका मतलब बर्फ पानी में क्या होगा? कहना बर्फ पानी में तैरेगा। सुन रहे हैं ना सब लोग? बर्फ पानी में तैरेगा। सर अगर यही बर्फ ना होता, स्टील होता, सर स्टील की डेंसिटी 7850, मैंने भी याद कराई है 7850। तो स्टील पानी में क्या हो जाएगा सर? सर स्टील पानी में डूब जाएगा। सुन रहे हैं ना सब लोग? अच्छा, यहीं पर स्टील को हम पारे में यूज करते हैं, तो कहना पारे की डेंसिटी 13600, बहुत ज्यादा। स्टील की डेंसिटी 7850, कम। तो जिसकी डेंसिटी कम है वो हमेशा तैरेगा, यानी पारा के केस में अगर द्रव पारा है तो स्टील जो है हमारा डूबेगा नहीं, जबकि स्टील हमारा तैरेगा। चेक कर लो, समझे ना? तो मेरे कहने का अर्थ बस इतना सा है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा तैरता है, ठीक है, चाहे वो पानी में हो या फिर पानी और ठोस बॉडी में हो। आप देखिए पानी की डेंसिटी ज्यादा थी, बर्फ की कम, तैर रहा है। पानी की डेंसिटी कम थी, स्टील की ज्यादा, डूब गया। पारे की डेंसिटी ज्यादा है, स्टील की कम है, स्टील तैर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप बेहिचक लगाइए, किसी तरह का कोई भी डाउट मत रखिएगा, एकदम आसान कॉन्सेप्ट।
लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और आता है, मैं उसको भी आपको एक साथ बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुना। मान लीजिए मैंने यहां पर दो लिक्विड की सरफेस बना के दिखाई, इनमें से एक लिक्विड क्या है सर, इनमें से एक लिक्विड को मैंने मान लिया है पानी और एक लिक्विड की सरफेस को पारा। अब आपसे पूछा जाए किसे पानी मानो किसे पारा मानो, ये तो आसान सा सवाल हो गया सर। ऊपर वाली सरफेस को हम पानी मान सकते हैं और नीचे वाली जो लिक्विड है उसे पारा मान लें, समझ रहे हैं ना सब लोग। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसमें स्टील को डुबोता हूं, स्टील, तो कहना स्टील के लिए खास बात क्या है, स्टील की डेंसिटी पानी से तो ज्यादा होती है, तो पानी में तो डूबता रहेगा, पारे से कम होती है, पारे में तैरेगा। इसलिए जब भी कभी कोई ऐसा ठोस बॉडी डुबोएंगे जो ऊपर वाले में डूब जाना चाहिए, नीचे वाले में तैरना चाहिए, तो उसको कॉम्बिनेशन यानी उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो ये होगी। आपने यार स्टील को छोड़ा तो पानी में डूब जाएगा, लेकिन जैसे ही पारा मिल जाएगा ना तो भैया तैरना भी शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर ये मेरा स्टील होता जो कि पानी में डूब सकता था लेकिन पारे में तैर सकता था, तो कह सकते हैं कि इसका जो सही डायग्राम बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। ओके, तो इतना काफी है डेंसिटी को समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में। इस नेक्स्ट हेडिंग का नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी या इसे रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट द्रुत, है ना। विशिष्ट द्रुत को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीन नाम है इसके, ध्यान से सुनना सब लोग कायदे के साथ। देखो, एक तो स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब विशिष्ट घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब विशिष्ट द्रुत, सापेक्ष घनत्व लिखा है। हिंदी में एक नाम छूटा हुआ है स्पेसिफिक डेंसिटी, सापेक्ष विशिष्ट घनत्व छूटा हुआ है। हिंदी में एक नाम और छूटा हुआ है विशिष्ट घनत्व। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट और रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष। तो बच्चा इसके तीन नाम है, इस बात को याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो मही साहब क्या है रिलेटिव डेंसिटी, तो कहना जब भी कभी हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है सर, सापेक्ष घनत्व निकालना होता है। तो सापेक्ष घनत्व निकालने का अर्थ होता है कि हमें घनत्व निकालना है किसी न किसी के सापेक्ष। ध्यान से सुनना, हमें घनत्व निकालना है किसी न किसी के सापेक्ष। तो मैंने आपसे कहा रिलेटिव डेंसिटी बताइए क्या होती है, तो कहना अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो आप लिक्विड की डेंसिटी को ऊपर रखिए और सर पानी की डेंसिटी को नीचे रखिए, और पानी की डेंसिटी वो भी कितने पर होनी चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं एक डेटा बताता हूं आपको। देखो, पानी डेंसिटी तुम 1000 बोलते हो, लेकिन पानी की डेंसिटी 1000 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, है ना। हालांकि इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा अभी कि पानी की डेंसिटी 1000 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तो आप बताना 4 पर होती है। ओके, अब इधर आइए। तो मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी द्रव का विशिष्ट घनत्व या सापेक्ष घनत्व निकालना है तो आप उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, लिक्विड की डेंसिटी ऊपर रखिए और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी नीचे रखिए, यही फॉर्मूला है। चलो अब मुझे बताइए, अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहूं तो कहना लिक्विड की देखो सर डेंसिटी तुमने ऊपर रखी, पानी की डेंसिटी नीचे रखी और पानी डेंसिटी होती कितनी है 1000। बताइए, तो क्या हम लोग याले फॉर्मूले को लगाकर बड़े आराम से रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हैं। देख लो, किसी भी द्रव का सापेक्ष घनत्व निकालना है तो उसका घनत्व ऊपर रखिए, नीचे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, रिलेटिव डेंसिटी पता चल जाएगी, है ना। सर रिलेटिव डेंसिटी में ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, कोई यूनिट नहीं होगी। ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। ओके, फिर एक क्वेश्चन और आपको बताना होगा, रिलेटिव डेंसिटी का मेजरमेंट एक डिवाइस से करते हैं, एक डिवाइस से रिलेटिव डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या होता है, कहना उस डिवाइस का नाम होता है हाइड्रोमीटर। सर हाइड्रोमीटर वह डिवाइस होती है जिसके लिए या यूं कहिए कि जिसका उपयोग रिलेटिव डेंसिटी मापने में करते हैं। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी, और इसको ऐसे याद करो, हाइड्रो मतलब डी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। जबकि इससे मिलती जुलती एक और डिवाइस आप लोग मार्केट में पढ़ते होंगे, उसका नाम है हाइड्रोमीटर। बच्चा हाइड्रोमीटर वो डिवाइस होती है
जिससे हम लोग क्या नापते हैं सर, जिससे हम लोग नमी मापते हैं या फिर मापते हैं मॉइस्चर। तो मॉइस्चर मापने के लिए इस्तेमाल में आता है हमारा हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा। तो सर ठीक है, समझ में तो आ गया कि हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी बटे 8000 कर दो, या फिर रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी बतानी है तो 8000 का मल्टीप्लाई कर दो। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे कि आपको पारे की डेंसिटी मैंने बताई थी, पारे की डेंसिटी कितनी थी 13.6 × 10⁻³ और आगे क्या था सर, आगे था किलोग्राम पर मीटर क्यूब था ना। तो मुझे बताइए पारे की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। कहना अगर पारे की सर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है आपको तो क्या करना पड़ेगा, तो कहना 13.6 × 10⁻³ में 8000 से डिवाइड करा दीजिए। वो देखिए फॉर्मूला नीचे वाला, 8000 से डिवाइड करा देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी 13.6। आगे मात्रक कुछ भी नहीं लिखना, इस बात को याद रखना, आगे मात्रक कुछ भी नहीं लिखना। ओके, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो। मान लीजिए मैंने कहा कि कोई ऐसा द्रव है, ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगला सुनिए, ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। अगला सुन लीजिए, किसी द्रव की रिलेटिव डेंसिटी मैंने कही 1.03 है। मैंने कहा किसी द्रव की रिलेटिव डेंसिटी 1.03 है, तो बताइए इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। कहना कुछ नहीं करना सर, 8000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.03 में अगर 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1030 आ जाएगा और आगे हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बताइए, तो इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछी जाए आप फटाफट बता सकते हैं कि हाँ सर इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इतनी बात सबको क्लियर हो रही। चलो यहां तक बात समझ में आ रही है। अब मैं इसके बाद आगे आपको बताता हूं एक बहुत खास पॉइंट है, उसको भी सुनिए। देखो सर, डेंसिटी का मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी हो सकता है, डेंसिटी का मात्रा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। इसमें कन्वर्जन याद कर लो। देखो, अगर मैं 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेता हूं, 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उसे मैं आपसे पूछूं कि कितना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये निकालना भाई सबको आना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। अब यही मैं आपको निकालना सिखाता हूं, है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग ना 8000 ना मान के 1 से ही कैलकुलेशन कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 8000 का वो मैं डायरेक्ट अभी याद भी करा दूंगा। देखो ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा कि 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को आप ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बनाइए। कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है। तो कहना किलोग्राम को ग्राम बनाओ सर, ऊपर 10⁻3, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बनाओ तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, समझो, यानी 10⁻2, तो मीटर क्यूब 10⁻2 का क्यूब 10⁻6। देख लो 10⁻6 नीचे आ गया सर, 10⁻6 नीचे आ गया तो मैं क्या 10⁻3 को कैंसिल कर दूं, 3 कैंसिल हो जाएगा, समझो। 10⁻3 नीचे इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा तो 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब सर वो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे सब लोग। क्या डेटा मैंने बताया कि 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये डेटा आप लोग हमेशा याद करते हो। देखो अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारी डेंसिटी याद कराई। मैंने कहा तेल की डेंसिटी 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो बताइए सर इसको ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में क्या। तो कहना 1000 का मतलब 1 ग्राम होता है, तो 850 का मतलब 0.85। तो मैं बस इतना आपको समझाना ये चाहता हूं कि जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को या तो रिलेटिव डेंसिटी बनाए और या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बनाए, एक ही मान आता है, 8000 से डिवाइड करना होता है। बहुत अच्छी बात मैंने बताई, ध्यान से सुन लेना। कहने का मतलब ये कि पारे की डेंसिटी अगर ये है तो पारे की डेंसिटी को हम लोग 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिख दे, और जो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है वही रिलेटिव डेंसिटी भी आता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है। 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि कई बार प्रश्न 1 ग्राम वाले भी पूछे गए हैं। ये देखिए, ये तुम्हारा CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने 1-2 बार आपको यूट्यूब पर भी सॉल्व कराया है इसको।
लेकिन मैं एप्लीकेशन पे इसलिए इसको सॉल्व करा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई इससे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते, है ना। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं समझ में आएगी आगे नहीं बढ़ सकते। सवाल देखिए क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा, इन्होंने 2 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, मतलब मेरे पास एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, और इस ट्यूब की जो साइड है, इस ट्यूब की जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर बोली है? सर इस ट्यूब की साइड इन्होंने 2 सेंटीमीटर बोली है। सर इस ट्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर भुजा, इन्होंने कहा द्रव्यमान बताइए और घनत्व कितना दिया है? सर घनत्व दिया है 7.8 और आगे लिखा हुआ है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मुझे क्या बताना है? सर मुझे इसका बताना है द्रव्यमान कितना होना चाहिए। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने ग्राम में ही द्रव्यमान पूछा है, घनत्व को ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, भुजा को 2 सेंटीमीटर दिया है, तो मुझे चेंज नहीं करना है, लेकिन कई बार चेंज करना पड़ सकता है, हाँ याद रखिएगा। तो एक काम करिए, आप मुझे बताइए द्रव्यमान बराबर क्या होता है? कहना द्रव्यमान बराबर सर होता है घनत्व गुणे आयतन। जब भी कभी हमें किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निकालना है तो हमें घनत्व गुणे आयतन ही तो लगाना पड़ेगा। बताइए द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, घनत्व कितना है? 7.8। रही बात आयतन की, अब अगर भुजा 2 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना हो जाएगा? सर आयतन हो जाएगा 2 का क्यूब। तो देख लीजिए आंसर हो जाएगा 7.8 इंटू 8, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 8 64, 6 8 7 56, 56 और 6 62, यानी 62.4 ग्राम। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये तुम्हारा CBD 2 में आया हुआ प्रश्न है। चलो तो कैसे इस सवाल को अटेम्प्ट किया गया है, न्यूमेरिकल है। इसी तरह से ये भी न्यूमेरिकल उसी में आया हुआ सवाल था, है ना। अब इसमें देखो कन्वर्ट करना पड़ जाएगा आपको, नहीं कन्वर्ट करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, देखो लकड़ी का घनत्व तो कितना बोला जा रहा है? 1 दिया है, वाह भाई वाह, ठीक है। लकड़ी के उस टुकड़े के घन के किनारे की लंबाई बताइए। इस बार इन्होंने कहा है कि फिर से मेरे पास एक घन है, लेकिन मुझे घन का आयतन नहीं चाहिए, मुझे घन की भुजा की लंबाई चाहिए, किनारे की लंबाई चाहिए, ए चाहिए। ये सवाल है जिसका वजन इन्होंने 80 न्यूटन दिया है, जी का मान दिया है और लकड़ी का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बताइए, तो एक काम करते हैं ना सर, क्योंकि वजन 80 न्यूटन है, 80 क्या है बच्चा? न्यूटन। अब न्यूटन है तो, और इन्होंने किसमें पूछा है? सेंटीमीटर में पूछा है। किसमें? सेंटीमीटर में। और जी का मान 10 रखना है। ये सारा कुछ इतना खिचड़ी पटा दे रहा आपके दिमाग में कि आपको समझ ही नहीं पाएगा कि कौन SI कौन CGS। जब इतना सारा खिचड़ी पटा करे तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप पहले SI में निकाल लो सब कुछ। कैसे में निकाल लो? SI में। जैसे कि तुमने भार बराबर M इंटू G लगाया, लेकिन कहीं मुझे द्रव्यमान तो पता ही नहीं है, कहीं मुझे द्रव्यमान तो पता ही नहीं है, तो द्रव्यमान की जगह पे मैं घनत्व गुणे आयतन भी खोल सकता हूं इंटू G। मैंने W बराबर भार बराबर mg लगाया, m का मतलब घनत्व गुणे आयतन इंटू G। सर भार कितना है? सर भार है 80 न्यूटन। देख लीजिए, अब घनत्व रखना है, सोच समझ रखना। सर अगर ये न्यूटन में है तो घनत्व को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बनाना पड़ेगा। तो याद करो मैंने कहा था कि जहां 1000 होता है वहां 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कितना घनत्व बना देगा? सर ये बना देगा पूरा का पूरा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देख लो, तो ये हमारा कह सकते हो ये बना देगा 1000। वैल्यूम मुझे निकालना है और जी की वैल्यू कितनी है? सर जी की वैल्यू 10 दी रही है। चेक करो, तो यहां से जो वैल्यूम आ जाएगा, सर वैल्यूम आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 8000। ये देखिए 8 डिवाइड बाई 8000। अब मुझे एक बात बताओ, वैल्यूम का मतलब क्या होता है? सर वैल्यूम का मतलब होता है भुजा का क्यूब। 8 डिवाइड बाई 8000, लेकिन मुझे तो भुजा चाहिए थी, तो भुजा 8 का घनमूल 2 और 8000 का घनमूल 10, 2/10 मीटर। सर ये मीटर में ही आएगा, क्यों? क्योंकि सबको ऐसा ही बनाया था आपने, ऐसा ही पद्धति में था, लेकिन इन्होंने तो सेंटीमीटर में पूछा है। कोई बात नहीं, अगर 2/10 मीटर है तो हम इसे सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे, और जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जो मुझे दिखाई दे रहा है सर वो 20 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, मतलब डेंसिटी के बारे में क्या होता है, उनके बारे में क्या होता है, ये आपका पहला लेक्चर यहां से खत्म हो गया।
ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 01 था इस चैप्टर का, फ्लूइड स्टैटिक्स का। थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है क्योंकि हमें इसमें कोएशिव फोर्स हो गया, विस्कोसिटी हो गया, इनके बारे में भी बहुत डिटेल में समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 02 में। मजा आया, पढ़ के समझ में आया। PDF आपको बडल में मिल जाएगी, बडल में रेटिन भी है। तो असाइनमेंट बडल में होगा, जहाँ लेक्चर देते हो उसके बडल में रेटिन का ऑप्शन है, रेटिन कीजिए और धीरे धीरे हम लोग ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।